Hi everyone, this is my second video on copyright. So in this video we will discuss about the Copyright Act 1957 of India and the each and every detail about the Copyright Act, right? So first thing, what is copyright? Copyright मतलब क्या होता है? तो copyright is a right which is given by the law to the creators of the literary, dramatic, musical and artistic works and the producers of the cinematographic films and the sound recordings. कॉपीराइट जो होता है वो बेसिकली एक ऐसी राइट होती है जो दिया जाता है क्रिएटर्स को, उन क्रिएटर्स को जो लिटरेरी के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, ड्रामा के फील्ड में, म्यूज़िकल फील्ड में एंड आर्टिस्टिक फील्ड में, आर्टिस्टिक वर्क के फील्ड में अपना कोई काम करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ न्यू क्रिएट करते हैं. एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, जो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अगर कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, एंड द साउंड रिकॉर्डिंग के फील्ड में. तो बेसिकली कॉपीराइट इन एरियाज़ को कवर करती है और ये राइट उनको देती है, राइट, कि जो न्यू इन्वेंशंस करते हैं, जो न्यू क्रिएशंस करते हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ड्रामा, म्यूज़िक, आर्टिस्टिक वर्क एंड द प्रोड्यूसर्स, अगर कोई प्रोड्यूसर्स है जो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के लिए कुछ नया प्रोड्यूस करता है जो यूनिक हो, नॉवेल हो, जिसका कोई यूज़फुल हो सोसाइटी में, वैसी चीज़ें, ये नहीं कि पहले से बनी हो वैसा कुछ. फिर when we discuss about the copyright, तो another thing is it is a bundle of rights including the rights of reproduction. ये एक बंडल ऑफ राइट्स होता है, इसके अंदर में ढेर सारे राइट्स होते हैं जो किस तरह के होते हैं, रिप्रोडक्शन करके किए जाते हैं, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक होने चाहिए, एडेप्शन एंड द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क होना चाहिए. ये कहीं ना कहीं इस तरह के काम को रिप्रेजेंट करता है. देयर कुड बी अ स्लाइट वेरिएशंस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द राइट्स डिपेंडिंग ऑन द वर्क. तो ये फील्ड है बेसिकली. तो कॉपीराइट इट्स अ काइंड ऑफ बंडल ऑफ राइट्स जो हर तरह की राइट्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, एडेप्शन होना चाहिए, ट्रांसलेशन ऑफ वर्क होना चाहिए, मीन्स रीप्रोड्यूस किया जाना हो नए वे में, नॉवेलिटी हो, यूज़फुलनेस हो, यूज़फुल फॉर पब्लिक हो, यूजलेस ना हो. अगर यूजलेस होगी तो और लोगों के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए यूज़फुल अगर नहीं होगी तो उनको कॉपीराइट, उन प्रोडक्ट्स को बनाने का या उसके ऊपर कॉपीराइट लेने का कोई मतलब नहीं बनता है. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट हुज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट, अब हम जब इसकी बात करते हैं कि किन की राइट्स को कॉपीराइट एक्ट के थ्रू प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो बात आती है कि कॉपीराइट्स प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द ऑथर्स. ऑथर्स कहने का मतलब है दैट इज़ द क्रिएटर्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मीन्स creators of the intellectual property, owners of the intellectual property, authors of the intellectual property. बेसिकली ऑथर्स को, क्रिएटर्स को अलग अलग फील्ड में, जैसे कॉपीराइट के फील्ड में, पेटेंट के फील्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है. अगर कोई जैसे कोई पोएम लिख रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो उसको या कोई चीज़ें लिखने की कोशिश, उसको ऑथर ही बोलेंगे. एंड द क्रिएटर्स होते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब इंटेलेक्ट माइंड के थ्रू क्रिएट करते हैं कुछ नया, द यूज़फुल पब्लिक एट लार्ज के लिए, है ना, और इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, म्यूजिकल, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक वर्क एंड द सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के सेंस में और द साउंड रिकॉर्डिंग के सेंस में. ये उन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है जो भी इन पे क्रिएशन करते हैं इन दीज फील्ड्स. ठीक है, जो भी ऑथर्स होते हैं, जो भी क्रिएटर्स होते हैं, उनकी राइट्स के यहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट आर द राइट्स इन द केस ऑफ लिटरेरी वर्क, जब हम लिटरेचर के वर्क की बात करें तो किस तरह के कामों को लिटरेचर के वर्क में इंक्लूड किया जाता है. व्हाट आर द राइट्स, कौन से ऐसे राइट्स हैं इन द केस ऑफ लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क में कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं. तो पहला है, इन द केस ऑफ लिटरेरी वर्क एक्सेप्ट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स. कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट करने के अलावा, मतलब एक्सेप्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स को छोड़कर, इन द केस ऑफ लिटरेरी वर्क कॉपीराइट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट. कॉपीराइट एक्सेप्शन कंप्यूटर प्रोग्राम्स को इसलिए भी छोड़ा गया है क्योंकि वो लिटरेचर के फील्ड में तो है बट उसको लोग क्रिएट नहीं करते हैं, दैट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड. हाँ, बट उनकी हेल्प से कंप्यूटर में हम चीज़ों को राइट कर सकते हैं. तो ये हो गई कि इन द केस ऑफ लिटरेरी वर्क कॉपीराइट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट, जो कि टू रिप्रोड्यूस द वर्क. ठीक है,
तो लिटरेरी वर्क में होता है अगर कोई अपनी चीज़ों को रिप्रोड्यूस करता है, किसी काम को रीप्रोड्यूस करता है। सेकेंड, टू इशू द कॉपीज़ ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, अगर कोई इंसान उसकी इशू अपने उस वर्क की, उस प्रोडक्ट की जो एक कॉपीज़ है इशू करता है पब्लिक के लिए, एट लार्ज के लिए। टू परफॉर्म द वर्क इन द पब्लिक, ऐसा अगर कोई काम न्यू वर्क जो परफॉर्म करता है पब्लिक में, ऐसा अगर नोवेल है थिंग्स और परफॉर्म करता है पब्लिक एट लार्ज के लिए, तो वो भी इसके फील्ड में आता है, लिटरेचर के फील्ड में आता है। टू कम्युनिकेट द वर्क टू द पब्लिक, अगर कोई काम कम्युनिकेट कर रहे हैं लोग पब्लिक को, तो बोल कर समझा कर किसी भी वे में, तो वो भी लिटरेचर के फील्ड में आता है। टू मेक सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क, अगर कोई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म बना रहा है और साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा है किसी भी तरीके के वर्क में, तो ये इसमें कवर किया जाएगा। लिटरेरी के वर्क फील्ड में, लिटरेरी फील्ड में ये सब चीज़ें कवर की जाएंगी। टू मेक एनी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क, अगर कोई बनी बनाई चीज़ों का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं। और टू मेक एनी एडेप्शन टू द वर्क, या उस बनी बनाई चीज़ों में कोई एडेप्शन कर रहे हैं, कोई चेंजेस कर रहे हैं, कोई ऑल्टरेशन कर रहे हैं। तो ये दिज आर द राइट्स इन द केस ऑफ लिटरेरी वर्क। ये कुछ केसेस होते हैं। टू रिप्रोड्यूस द वर्क, टू इशू द कॉपीज ऑफ द वर्क, टू परफॉर्म द वर्क इन द पब्लिक, टू कम्युनिकेट द वर्क टू द पब्लिक, टू मेक द सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, टू मेक एनी ट्रांसलेशन, टू मेक एनी एडेप्शन। दीज आर द फील्ड्स विच जनरली कवर्स अंडर द लिटरेरी वर्क। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, दैट देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ एन ओरिजिनल वर्क, क्या किसी भी ओरिजिनल वर्क का जो ट्रांसलेशन है ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, उसको क्या कॉपीराइट प्रोटेक्ट करेगी? तो येस, ऑल द राइट्स ऑफ द ओरिजिनल वर्क अप्लाई टू द ट्रांसलेशन। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट एक्ट, जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा कॉपीराइट एक्ट के अंदर में? तो येस, डेफिनेटली द कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट एक्ट। दे आर ट्रीटेड एज अ लिटरेरी वर्क, क्योंकि उसको लिटरेरी वर्क की तरह, क्योंकि हम इसमें भी तो लिखते हैं ना, if someone is creating something in the computer, if someone is writing in the computer, तो he is creating the things also, he is writing the new things also. तो computer programs are protected under the copyright, क्योंकि प्रोग्रामिंग में भी तो, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में भी तो लैंग्वेजेस होते हैं ना, लैंग्वेजेस को क्रिएट करने के लिए अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम्स के फील्ड में अगर कोई लैंग्वेजेस को क्रिएट करता है, जैसे C++ है, जावा है, HTML है ना, ये सब जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के, बेसिकली इसमें भी तो लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। तो वो लैंग्वेज को भी अगर कोई क्रिएट करता है, दैट इज़ ऑल्सो लिटरेरी वर्क, है ना, कॉपीराइट के एक्ट के अंदर में, तो उनको प्रोटेक्ट करा जाएगा। फिर आर देयर एनी स्पेशल राइट्स इन द कंप्यूटर प्रोग्राम्स? येस, इन एडिशन टू ऑल द राइट्स एप्लीकेबल टू द लिटरेरी वर्क्स, अगर हम यहाँ पे कह रहा है कि आर देयर एनी स्पेशल राइट्स, कोई स्पेशल राइट्स है कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, तो इन एडिशन टू ऑल द राइट्स एप्लीकेबल टू द लिटरेरी वर्क, उस हर काम की बात अगर करें जो लिटरेरी वर्क, लिटरेरी फील्ड में एप्लीकेबल है, तो द ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जो कंप्यूटर राइट के फील्ड में जो बेसिकली HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, C++, जावा, विंडो, ये सब क्रिएट करते हैं कंप्यूटर के फील्ड में, तो जो ओनर होते हैं उनके, वो सारे प्रोग्राम्स को इंजॉय करते हैं द राइट्स टू सेल, और उनको वो सेल करने का भी अधिकार है उनके पास, देने का भी अधिकार है, हायर करने का भी अधिकार है, या ऑफर, सेल के लिए ऑफर भी लगा सकते हैं। तो सारे राइट्स कौन इंजॉय करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स का मालिक, हु इज़ द ओनर, हु हैज़ क्रिएटेड दैट प्रोग्रामिंग। तो रिगार्डलेस ऑफ द वेदर सच अ कॉपी हैज़ बीन सोल्ड अ गिवन ऑन अ हायर, इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि या तो उसकी कॉपी बिके या उसको हायर किया जाए एज जो भी उनको सर्टेबल लगे, तो ओनर अंडर दिस एनी स्पेशल राइट्स हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स के को अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर कोई लिखता है, क्रिएट करता है, तो ही इज़ हैविंग द एक्सक्लूसिव अ कंप्लीट राइट टू सेल दैट प्रॉपर्टी, टू गिव दैट प्रॉपर्टी, टू हायर दैट प्रॉपर्टी, और टू ऑफर फॉर द सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, राइट? ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्क अंडर द कॉपीराइट एक्ट, तो यहाँ पे होता है कि कॉपीराइट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज सुन एज द वर्क इज क्रिएटेड। कॉपीराइट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कॉपीराइट तब से ही एग्जिस्टेंस में आ जाता है जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई एज सच फॉर्मेलिटी नहीं है, देयर इज़ नो फॉर्मेलिटी इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फॉर द एक्वायरिंग कॉपीराइट। आपको कॉपीराइट लेने के लिए कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, आपका काम जैसे ही खत्म हो सकता है, एज सुन एज योर वर्क इज क्रिएटेड यू कैन गो टू द कॉपीराइट ऑफिस फॉर द रजिस्ट्रेशन। हाउएवर द फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट फॉर हैविंग द वर्क रजिस्टर्ड, बट कुछ फैसिलिटीज़ हैं
जो वर्क यहाँ पे रजिस्टर्ड की जा रही है इन द रजिस्टर्स ऑफ द कॉपीराइट्स मेंटेन इन द कॉपीराइट ऑफिस, जो कॉपीराइट ऑफिस में रजिस्टर्ड मेंटेन की जा रही हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, तो उसमें कोई फैसिलिटीज़ जरूर एग्जिस्ट करती हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द एजुकेशन। द एंट्रीज, जो भी एंट्रीज की जाएंगी द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट्स में, सर्व एज अ प्राइमा फेस एविडेंस, उनको प्राइमा फेसिया मीन्स रियल एविडेंस, ट्रूथ एविडेंस माना जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट के ऑफिस में जितनी भी एंट्रीज होंगे इस चीज़ को लेकर, तो वो प्राइमा फेसी एविडेंस भी माना जाएगा। ये पॉइंट नोट करने वाली है। तो क्योंकि कभी कभी पूछते हैं कि जो रजिस्टर होते हैं कॉपीराइट ऑफिस में, जो एंट्रीज होती हैं, उनको क्या प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ? तो डेफिनेटली येस। द कॉपीराइट ऑफिस हैज़ बीन सेटअप टू प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़। कॉपीराइट ऑफिस जो होती है वो एक सेटअप प्रोवाइड करती है रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ की भी, कि जो भी पर्सन अपना कॉपीराइट करवाना चाहता है ही मस्ट हैव द रजिस्ट्रेशन राइट टू ऑल द टाइप्स ऑफ वर्क्स इन इज हेडेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट्स। उसके पास ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसको ईच एंड एवरी डिटेल्स अबाउट देयर वर्क एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको। ठीक है, और हेडेड बाय द, जो हेड करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट ऑफिस। तो व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट? अब यहाँ पे जब हम टर्म की बात करें कि किसको जो कॉपीराइट है वो कितने टर्म्स के लिए ग्रांट की जाती है, तो जनरल रूल कहता है द कॉपीराइट लास्ट्स फॉर 60 ईयर्स। जनरल रूल कहता है कॉपीराइट 60 सालों के लिए दिया जाता है। लेकिन कब से? अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है किस दिन से, कब से कॉपीराइट किसको क्या मिलेगा? तो इन द केस ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क की बात करें अगर हम, मीन्स अगर लिटरेचर की बात करें, ड्रामेटिक बात करें, म्यूजिकल फील्ड की बात करें और आर्टिस्टिक फील्ड की बात करें, तो द 60 ईयर पीरियड्स जो होता है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट इज लास्ट फॉर 60 ईयर्स, लेकिन कब से, तो देन वी विल एक्सप्लेन द in the case of original literary, dramatic, musical and artistic works, it works the 60 year periods जो है, जो copyright लिखा है कि मिलेगा उन लोगों को, is counted from the year following the death of the author। अगर जो ऑथर होते हैं, जो क्रिएटर होते हैं, बेसिकली जो लिटरेचर फील्ड के ऑथर होते हैं, ड्रामेटिक फील्ड के, म्यूजिकल फील्ड के, आर्टिस्टिक वर्क के जो ऑथर होते हैं, उनकी 60 ईयर तब से काउंट होगी जब उनकी डेथ हो जाएगी। ईयर्स फॉलोइंग द डेथ ऑफ द ऑथर, फ्रॉम द ईयर ऑफ फॉलोइंग द डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है, और अब देयर इज एन अनदर थिंग दैट इन द केस ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स की अगर बात करें तो साउंड रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स, पोस्थोथॉमस पब्लिकेशन, एनोनिमस एंड स्यूडोनोमस पब्लिकेशंस एंड वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट, इन कामों की अगर बात करें हम, एंड द वर्क्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन फील्ड में अगर किसी ने कोई कुछ क्रिएटिव करा है, कुछ लिखा है, तो उन ऑथर्स को और क्रिएटर्स को जो 60 ईयर पीरियड्स का टाइम काउंट किया जाएगा उनके डेट ऑफ पब्लिकेशन से। मीन्स एज सुन एज द सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स created, as soon as the sound recording created, as soon as the photographs clicked, as soon as the posthumous publications done, as soon as the anonymous or pseudonymous publications done, as soon as the works of the government and the works of the international organizations done, the 60 year period is counted from the date of the publication। ठीक है, उस दिन से काउंट होगा। तो यहाँ पे दो बात याद रखने वाली है, व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट? तो obviously the 60 year terms is there, and original literary, dramatic, musical and artistic work के फील्ड में 60 year period will be counted from the after the death of the author, और cinematographic films, sound recording, photographs और other जो publication work है या government की work या international organization है, इस फील्ड में अगर कोई क्रिएटिव कर रहा है या ऑथर ने कुछ लिखा है, तो वो जो 60 ईयर टर्म्स काउंट होगा वो उस टाइम से ही होगा जैसे ही उनकी चीज़ें बन जाती हैं, एज सुन एज। ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट की बात करें, विच आर द कॉमन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अगर हम इन्फ्रिंजमेंट की बात करें तो इन्फ्रिंजमेंट होता है काइंड ऑफ वायलेशन मतलब हो गया कि दूसरी की चीज़ों को लेकर बेचना, दूसरे की चीज़ों को लेकर हायर करना, दूसरे की चीज़ों को लेकर किसी को दे देना, लेट इन करना। ठीक है, तो मेकिंग इन्फ्रिंजिंग कॉपीज फॉर द सेल और द हायर, और सेलिंग और लेटिंग देम हायर फॉर द सेल, परमिटिंग एनी प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क्स इन द पब्लिक वेयर सच परफॉर्मेंस कंस्टिट्यूट्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट। इन्फ्रिंजमेंट कहने का मतलब है कि आपकी बनी बनाई चीज़ों को की कॉपीज़ या उनकी चीज़ों को सेल करना, और आपको उसके लिए कोई क्रेडिट भी नहीं मिल रहा, विदाउट योर नॉलेज, है ना। अगर कोई कॉपीज़ बना रहा है, पायरेटेड चीज़ कर रहा है, तो दिस आर द कॉमन थिंग्स जो गलत है, जो इन्फ्रिंज कर रहा है वो कहीं ना कहीं। और किसी भी पर्सन को परमिशन देना परफॉर्मेंस के लिए ऐसे वर्क प्लेस पे जहाँ लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कंस्टिट्यूट करेगा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट।
ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करना इन्फ्रिंजमेंट के डेफिनेशन के अंदर आता है। ओके, विच आर द कॉमन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अब किस तरीके के काम को हम इन्फ्रिंजमेंट कहेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग द इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, अगर आपकी बनी बनाई चीज़ों को कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड और सच एन एक्सटेंट सो अफेक्ट प्रीजुडिशियली द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। तो अगर ये ऐसा कोई कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ओनर के कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, इंटरेस्ट की भी इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। और सेकंड इज द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट्स कॉपीज बाय द वे ऑफ ट्रेड, अगर कोई पब्लिक एग्जीबिशन कर रहा है इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ को लेकर ट्रेड के जरिए, ठीक है। और इम्पोर्टेशन ऑफ द इन्फ्रिंजिंग कॉपीज इन टू द इंडिया, और अगर कोई इम्पोर्टेशन एक्सपोर्टिंग कर रहा है इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ को लेकर इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट के डेफिनेशन आएगा। तो व्हाट आर द थिंग्स विच कम्स अंडर द इन्फ्रिंजमेंट। फर्स्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फ्रिंजिंग कॉपीज, सेकंड is public exhibition of the infringing copies, and importing the infringing copies into the India. These are the three things which comes under the purview of infringements. अब कुछ एक्सेप्शंस हैं कि yes you have the right to infringe the things, लेकिन उसको हम infringement नहीं बोलेंगे। एक्सेप्शंस ये हैं कि आपको राइट है किसी के भी चीज़ों को यूज़ करने का, लेकिन किस किस चीज़ों के लिए, उसका कोई पर्पस होना चाहिए। तो एक्सेप्शंस ये है कि यू कैन डेफिनेटली हैव द ये पर्पस फॉर द रिसर्च और द प्राइवेट स्टडी, आप किसी के प्रोडक्ट्स को, किसी की बनाई चीज़ों को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, अगर किसी तरह का कोई आपको रिसर्च करना है, कोई स्टडी करनी है, कोई प्राइवेट स्टडी करनी है, तो उसके लिए डेफिनेटली यू हैव द परमिशंस। फॉर लर्निंग एंड टीचिंग इन द क्लासरूम, अगर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ टीच करना है किसी क्लासरूम में, तो यू कैन हैव द हेल्प ऑफ मटेरियल्स विच इज़ मेड बाय द अदर ऑथर्स क्रिएटर्स। फिर फॉर द क्रिटिसिज्म और रिव्यू, अगर किसी का क्रिटिसिज्म करना है और रिव्यू करना है चीज़ों को, तो आइडिया लेने के लिए आप डेफिनेटली किसी की बनी बनाई चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। जैसे हम रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, फिर हम उससे एक पेपर या एक आर्टिकल या एक ऐसे लिखते हैं, वैसे ही आइडिया हम ले सकते हैं, तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। फिर फॉर रिपोर्टिंग करेंट इवेंट्स, अगर करेंट इवेंट्स को रिपोर्टिंग करना है तो उसके लिए भी हम आइडिया ले सकते हैं। इन कनेक्शन विद द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए भी बनी बनाई चीज़ों का हेल्प लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जेम्पशंस हैं, आप इसको देख लीजिएगा और बस इट्स ऑल फिनिश। मतलब तो ओवरऑल हमने क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा व्हाट इज़ कॉपीराइट, ठीक है। वो कॉपीराइट इज़ अ राइट गिवन बाय द लॉ टू क्रिएटर्स ऑफ द लिटरेचर, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क्स। आप इसमें ये याद रखिएगा कि किन किन फील्ड में जो है कॉपीराइट मिलता है। जो याद करने वाली बात यह है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट एक्ट के अंदर में किन किन चीज़ों को डील करना है, किस तरह के वर्क को डील करना है, ट्रेडमार्क के अंदर में किस तरह की वर्क को डील करना है। तो ये है, तो कॉपीराइट में बेसिकली 5 हैं: लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ द सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग, राइट। कॉपीराइट्स एक बंडल ऑफ राइट्स होता है, जो राइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक होता है, एडेप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ वर्क होता है, काइंड ऑफ थिंग्स है ये। फिर हुज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट, किन के राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऑथर्स के और क्रिएटर्स के राइट को, ठीक है। किन फील्ड में, लिटरेचर, म्यूजिकल, ड्रामेटिक फील्ड में। फिर व्हाट आर द राइट्स इन द केसेस ऑफ लिटरेरी वर्क, जो राइट्स हैं वो ये राइट्स होते हैं बेसिकली किसी के पास, ऑथर्स के पास, क्रिएटर के पास। क्या कर सकते हैं वो, टू रिप्रोड्यूस द वर्क, टू इशू द कॉपी ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, टू परफॉर्म द वर्क इन द पब्लिक, टू कम्युनिकेट द वर्क टू द पब्लिक, टू मेक द सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग, टू मेक एनी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क और टू मेक एनी एडॉप्शन। तो ये राइट्स होते हैं बेसिकली ऑथर्स और क्रिएटर्स के पास। फिर कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। फिर व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है। तो इसमें एज सच कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, जैसे ही आपका कोई काम कंप्लीट हो जाता है, एज सुन एज योर वर्क हैज़ बीन डन, यू कैन गो टू द कॉपीराइट ऑफिस एंड गेट रजिस्टर्ड योर कॉपीराइट, ठीक है। डिस्क्लोज़ करना है आपको सारी चीज़ें वहाँ पे, और कॉपीराइट ऑफिस आपको बहुत सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाएगी। फिर व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट। टर्म्स की बात करें तो हमने 60 ईयर्स हमने बताया आपको कि 60 ईयर टर्म्स होता है कॉपीराइट का। जो लिटरेचर, ड्रामेटिक और म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क के फील्ड में 60 ईयर का पीरियड जो होगा वो ऑथर या क्रिएटर्स के मरने के बाद होता है। और सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स, इन सब के फील्ड में या गवर्नमेंट के वर्क्स में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई क्रिएटर ऑथर्स होते हैं, तो इन फील्ड में अगर उन्होंने कोई क्रिएटिविटी करी होती है तो वो अपनी कॉपीराइट करवा सकते हैं, और उनको जो मिलेगा प्रोटेक्शन, जो वो मिलेगा, ग्रांट करा जाएगा, वो एज सुन एज द डेट ऑफ द पब्लिकेशन, जैसे ही वो अपनी चीज़ों को पब्लिश करा लेते हैं उस टाइम से ही, ठीक है, ऑफिस में। फिर व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, हमने इन्फ्रिंजमेंट की बात करी कि मेकिंग द इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ फॉर द सेल,
जो लोग इन्फ्रिंजमेंट करते हैं वो उसकी कॉपीज़ बनाते हैं, किसी चीज़ों को परमिशन दे देते हैं कि एनी प्लेस पे परफॉर्मेंस देने के लिए। फिर इन्फ्रिंजिंग कहने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़, पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ द इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़, इंपोर्टिंग ऑफ द इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ इनटू द इंडिया। और एग्जेम्पशंस में बात करें, एक्सेप्शंस ये था कि वी हैव द राइट फॉर द इन्फ्रिंजमेंट, लेकिन कुछ इन फील्ड्स में, रिसर्च के फील्ड में, प्राइवेट स्टडी में, लर्निंग टीचिंग के फील्ड में, क्रिटिसिज्म और रिव्यू करना है तो यू कैन हैव द हेल्प, रिपोर्टिंग और करेंट इवेंट के लिए, और कनेक्शन विद द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए। तो दिस आर द थिंग्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो and exactly about the copyright. Thank you all.